तो प्रिय छात्रों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे भाषा, व्याकरण और लिपि, तो कल के पहले टॉपिक में आपने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की कि भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा की इकाइयाँ पढ़ी आपने 5: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। उसके बाद आपने भाषा के 2 रूप पढ़े, मौखिक और लिखित। उसके बाद भाषा के अन्य रूपों में आपने पढ़ा पहला बिंदु मूल भाषा। मूल भाषा के बारे में आपको बताया था, वह भाषा जिससे संसार की अन्य सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, उसे कहते हैं मूल भाषा। जैसे अपनी भारतीय आर्य भाषा, जिसकी उत्पत्ति भारोपीय भाषा से मानी जाती है। भाषा के बाद हम अगला बिंदु पढ़ेंगे। मूल भाषा के बाद दूसरा बिंदु है विभाषा। पहला पढ़ा था मूल भाषा, दूसरा बिंदु है विभाषा। जो भाषा प्रांतीय स्तर पर प्रयोग में आती है तथा वहाँ का शासन कार्य भी उसी भाषा में संचालित होता है। उसे क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। यानी प्रत्येक राज्य की या प्रांत की भी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे गुजरात की गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी। तो वहाँ इन भाषाओं का प्रचलन है और वहाँ का शासन कार्य भी इसी भाषा में संभाला जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। तो समझ आया? तीसरा बिंदु है बोली। जो भाषा प्रांतीय स्तर पर काम में न आकर मंडल स्तर पर काम आती है, आती है, उसे कहते हैं बोली। यानी राज्य स्तर पर राज्य की भाषा बोली जाती है। राज्य के अंदर भी हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिसको बोली कहा जाता है। जैसे राजस्थान की भाषा है राजस्थानी, लेकिन उसके अंदर भी मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ में मेवाड़ी, जयपुर ढूंढानी क्षेत्र में ढूंढानी बोली जाती है। तो ऐसे जो क्षेत्र के अंदर अलग अलग बोली जाती है उसको बोली
कहा जाता है। जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी आदि। तो ये क्या है? बोली। उसके बाद चौथा बिंदु है उपबोली। उपबोली यानी प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में अंतर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपबोली कहा जाता है। यानी थोड़ी थोड़ी दूरी क्षेत्र में, किलोमीटर की दूरी पर या 2 किलोमीटर या 5 किलो 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक व्यक्ति की क्या है? बोली में अंतर पाया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उपबोली कहा जाता है। तो ये समझ आया होगा, विभाषा जो प्रांतीय स्तर पर प्रयोग में आती है और वहाँ का शासन कार्य भी उसी भाषा में संचालित होता है, उसे विभाषा कहा जाता है। दूसरा, बोली जो प्रांतीय स्तर पर काम में ना आकर मंडल स्तर पर काम में आती है। जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये ऐसी बोलियां हैं जिनमें वहाँ का साहित्य सृजन भी किया जाता है। साहित्यिक प्रयोग में भी इनका अधिक प्रचलन होता है। फिर आपने पढ़ा चौथा पॉइंट, उपबोली, यानी प्रत्येक व्यक्ति के बोली में भी क्या है? थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर पाया जाता है, उसे कहते हैं उपबोली। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ली, इसको मिटाने जा रहे हैं। नहीं, इसकी चिंता मत करिए, नहीं भागो। तो उसके बाद, भाषा के बाद अपना अगला बिंदु है व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। अर्थात आप जानते हो कि भाषा के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि आते हैं। उन सब का भाषा के अंदर क्या स्थान है, क्या योग है, उत्पत्ति उनकी कैसे हुई, इन सब का विश्लेषण करने के लिए, विस्तारबद्ध नियम बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जो है ये किसी भी शब्द, वर्ण, पद या वाक्य का विस्तार से विश्लेषण कर उसका मानक रूप प्रस्तुत करता है। तो इसलिए व्याकरण को क्या है? पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे,
व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना, अर्थात वर्ण, शब्द, पद, वाक्य इनका विश्लेषण कर मानक रूप प्रस्तुत करना अथवा परिष्कार करना। व्याकरण इनको अनुशासन में रखती है। तो व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना, अर्थात वर्ण हो, शब्द हो, पद हो या वाक्य हो, क्योंकि इन्हीं की गिनती व्याकरण के अंतर्गत की जाती है। इनका विश्लेषण करके वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, शब्द का अर्थ क्या है, कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, पद शब्द के साथ विभक्ति का क्या योग है, वो विभक्ति किस कारक चिन्ह की है, इन सब का विश्लेषण कर उनका मानक रूप प्रस्तुत करती है व्याकरण, उसको अपरिष्कार करती है और इन चारों को क्या है अनुशासन में रखती है, यानी त्रुटि रहित रखती है। इसी को कहते हैं व्याकरण। अगला बिंदु है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, तो अभी आपने पढ़ा वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। व्याकरण के अंतर्गत इन चारों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो ये चारों व्याकरण के क्या है अंग है। तो पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा वाक्य विचार, यानी वर्णों का विस्तार से वर्णन करना, वर्ण कितने हैं, कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से उच्चारित हो रहा है, किस वर्ण को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। वर्ग कहते हैं प्रत्येक वर्ण का जो 5 अक्षरों का समूह होता है, जैसे का, खा, गा, घा, णा, इसको का वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जैसे ये कंठ से बोलते हैं। तो वर्णों का जो वर्ग है किस भाग से बोलता है मुख से, उसका वर्णन ये करता है। कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे उत्पत्ति हुई है, उस पर विचार करना। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पद में विभक्ति चिन्ह का क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग है,
किस कारक का उसमें प्रयोग किया गया, इस पर विचार करना। उसके पद से बनता है वाक्य विचार। तो इन सब के बारे में आप लोग कक्षा 11 में विस्तार से पढ़ चुके हैं, व्याकरण के चारों अंगों के बारे में। पद विचार आपने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है और कक्षा 12 में आप पुनः इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक चलेगा तो आपको इसके बारे में फिर विस्तार से बताया जाएगा। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है लिपि। अगला टॉपिक है अपना लिपि। तो लिपि क्या होती है, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण में इसका क्या स्थान है। तो लिपि का अर्थ होता है लीपना या पोतना अर्थात चिन्हित करना। क्योंकि प्रारंभ में आपने पहले भी पढ़ा कि व्यक्ति मौखिक भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ चिन्ह निर्धारित कर लिए, यानी जैसा देश वैसे ही उन्होंने अपने अपने अनुसार चिन्हों का निर्धारण कर लिया। फिर उन चिन्हों को जब किसी पुस्तिका में क्या है लिखा गया, चिन्हित किया गया, लिपा गया या पोता गया, तो उसको नाम दे दिया गया लिपि। लिपि की परिभाषा। मुख से प्रकट होने वाली ध्वनि को जब हम चिन्हित रूप में लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। यानी जब भी हम कोई भी शब्द मुख से जब निकालते हैं तो ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। इन्हीं ध्वनियों को, इन्हीं शब्दों को जब हम लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, तो उस चिन्हित रूप को, लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। तो सब भाषा में लिखने के अलग अलग क्या है तरीके हैं। उन अलग अलग तरीकों के आधार पर लिपियों के अलग अलग नाम पड़ गए। जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी,
उर्दू की, फारसी, तो अंग्रेजी भाषा जिसमें ABCD ये सब लिखी जाती है उसकी लिपि है रोमन। हिंदी की देवनागरी लिपि है। पंजाबी की गुरमुखी, क्योंकि सिखों के गुरु के मुख से जिसका आरंभ हुआ या शुरू हुई, इसलिए उसको पंजाबी को क्या है, गुरमुखी लिपि कहा गया। उर्दू की फारसी लिपि मानी गई है। तो इन सब में लिखने के अपने अपने अलग अलग चिन्ह हैं। अपनी हिंदी की कौन सी है, देवनागरी लिपि। तो अगला बिंदु हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी, तो इसको देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? तो विद्वानों का मानना है कि प्रारंभ में, शुरू में जो आर्य भाषा है उसको जो बोलते थे, तो आर्य भाषा जो है संस्कृत की भाषा से निकली हुई भाषा है। और संस्कृत जो भाषा है वो भारत में देवताओं की भाषा रही है, अर्थात देवताओं के मुख से संस्कृत भाषा उच्चारित होती थी, वहाँ से आर्य भाषा का जन्म हुआ। तो इस वजह से इसको देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति गुजरात के देवनगर से मानते हैं। तो प्रमाणों के आधार पर इन दो वजह से इसको देवनागरी लिपि का नाम दिया गया है। अगला बिंदु है देवनागरी की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो देवनागरी लिपि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से ये लिपि सबसे अलग, सबसे हटकर मानी जाती है और बहुत ही प्रमाणिक लिपि भी इसको कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा दें। तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं में पहली विशेषता है यह ध्वन्यात्मक लिपि है, अर्थात ध्वन्यात्मक अर्थ होता है ध्वनि युक्त लिपि, यानी जो ध्वनि निकलती है उसी ध्वनि को ही चिन्हित किया जाता है वर्ण के रूप में, और जो वर्ण उच्चारित होता है उस वर्ण की ध्वनि भी वही होती है। इनमें कोई अंतर नहीं होता, यानी जैसी ध्वनि वैसी वर्ण, जैसा वर्ण उच्चारित है वैसी ही ध्वनि, अन्य भाषाओं की तरह नहीं। दूसरा बिंदु है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं बाएं से दाईं तरफ। आपने फारसी या उर्दू की लिपि देखी होगी, उर्दू की फारसी लिपि, उसमें दाएं से बाएं लिखा जाता है, लेकिन इसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है। तीसरा बिंदु, इसमें
अनुस्वार तथा अनुनासिक का अलग अलग स्थान है। यानी अनुस्वार को अलग रखा गया है और अनुनासिक वर्णों को अलग रखा गया है। चौथा बिंदु, इसके अक्षरों में सुडौलता है तथा वर्णों में स्पष्टता है। इसके अक्षरों में सुडौलता यानी गोलाई लिए हुए इसके अक्षर हैं तथा वर्णों में स्पष्ट है। प्रत्येक वर्ण स्पष्ट दिखाई देता है। अगला बिंदु है स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग रखा गया है। यानी पहले स्वर उसके बाद वर्ण को रखा गया है। छठा बिंदु, जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अर्थात जैसे हमने लिखना है कैट, हिंदी में लिखना है कैट, तो का और टा के वर्ण से ही कैट बनेगा। अब अंग्रेजी में लिखना है कैट, तो उसके का के लिए क्या है, तीन तीन वर्ण है, के है, सी है, क्यू है। अब उनमें से कौन सा वर्ण आएगा तो उसमें क्या है, थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसमें जैसा उच्चारण किया जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा यानी ये जो ऊपर हम क्या है लाइन खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। आप देख लो, उर्दू भाषा देख लो या अंग्रेजी देख लो या चाइनीज देख लो, इन भाषा में ऊपर क्या है लाइन नहीं खींची जाती। हिंदी भाषा में लाइन खींची जाती यानी शिरोरेखा खींची जाती है। तो ये था आपका लिपि, जो भाषा व्याकरण और लिपि, ये टॉपिक हो चुका है समाप्त। अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे।